एक ऐसी माता जिनका नाम शशिबाला गंगवार है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज हित के लिए समर्पित कर दिया। कहते हैं कि कलयुग में सब लोग अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इसी कलयुग में जन्मी एक ऐसी औरत, एक ऐसी माता जिन्होंने गरीब, अनाथ, असहाय बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज जीवन का बस यही एक सौपन है कि मेरे द्वारा गरीब बच्चों की सेवा हो सके, मेरे द्वारा ज़रूरतमंदों की सेवा हो सके। और वर्तमान में कई 100 बच्चों को निस्वार्थ भावना से पढ़ा लिखा करके उनका खान पान, उनका रहने तक की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी स्वयं के खर्चे पर। ये बड़ा अजूबा जब समाज क्रांति न्यूज़ ने देखा तो मन किया क्यों ना शशिबाला गंगवार के बारे में जाना जाए। जब हमने इनके सामाजिक केंद्र चंद्रमणि में जाकर के देखा तो पता चला कि वाकई जिस तरह से इनकी कहानी और कथनी थी, इसी तरह धरातल पर भी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रही है। वर्तमान में अपने पास इन्होंने कई बच्चे रखे हुए हैं जिनका खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के सभी तरह का ध्यान स्वयं के फिजूल खर्चे से करती हैं। तो हमने जानने का प्रयास किया और आइए दिखाते हैं आपको शशिबाला गंगवार जी के जीवन की एक कथनी। आइए देखते हैं। गंगा माँ हमेशा कहती रहती हैं, मेरा काम बहने का है और मैं बहती रहती हूँ, लेकिन इस गंगा में कौन डुबकी लगा रहा है कौन नहीं, ये तो हम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। आज मैं आपसे जो ये बात कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, आपको बड़ी वजह मैं बताता हूँ। एक ऐसी महिला, एक ऐसी माता के बारे में बात मैं आपसे करने वाला हूँ, जो हमेशा से ही निस्वार्थ भावना से गंगा माँ की तरह बहने का कार्य करती हैं, लोगों की सेवा करने का कार्य करती हैं, लेकिन उस सेवा का लाभ कौन ले रहा है कौन नहीं। मैं बातचीत करने वाला हूँ शशिबाला गंगवार जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए, कि बस केवल मेरे द्वारा जनता की एक सेवा हो सके। मेरे द्वारा हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन इनका स्वार्थ बस केवल यही है कि मेरे द्वारा किसी गरीब बच्चे को कोई अच्छी सुविधाएं मिल सके, मेरे द्वारा या मेरे प्रयासों से कोई बच्चा अच्छे पदों पर चले जाए, वही इनका सबसे बड़ा स्वार्थ है। तो आज हम बातचीत करते हैं उस महान विभूति से। आखिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबका किसी न किसी कार्य के प्रति स्वार्थ होता है, लेकिन उनका स्वार्थ बस यही है कि केवल गरीब बच्चों की सहायता हो सके, गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, उन्हें होनहार बना सकें, उन्हें शिक्षित बना सकें। तो जानने का प्रयास करेंगे कि ये विचार आपके मन में, ये धारणा आपके विचार मन में कहाँ से आई कि मुझे गरीब बच्चों की सेवा करनी है। तो जानने का प्रयास करने के लिए हमारे साथ शशिबाला गंगवार जी मौजूद हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आइए। तो विचार हैं, वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक स्वार्थ होता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसके पीछे का ये स्वार्थ है, लेकिन आपका स्वार्थ केवल यही है कि मेरे द्वारा किसी गरीब बच्चे की सेवा हो सके, मेरे द्वारा कोई बच्चा अच्छा अधिकारी के पद पर चले जाएं। तो ये भावना, ये विचार इस कलयुग में कहाँ से आपके मन में आया? काफ़ी वर्षों से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि मेरे यहाँ कुछ बच्चे किराए पे रहते थे, तो किराए पे रखने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन रखा था उनके लिए। तो उनको मैंने पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख के वो काफ़ी अच्छे पहुँच गए, आज अधिकारियों की पोस्ट पे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ अच्छा बन सकता है, यहाँ से आया। एक वो कहानी जिस घटना ने आपके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। आपके पतिदेव की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, उसके उपरांत भी आपके जीवन में बहुत सारे वो संघर्ष आए। क्या वो संघर्ष, ऐसी बहुत सारी हमारी माताएं हैं जिनके पतिदेव अल्प आयु में मृत्यु की ओर चले जाते हैं,
परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, तो उनके जीवन में क्या वो संघर्ष रहता है और वो संघर्ष आपने कैसे सहन किया और आज आप अपने साथ साथ लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को शिक्षा दीक्षा उनकी सहयोग करने के एक अपील करते हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, तो ये भावना कहाँ से आई? मेरे पति की जब डेथ हुई थी तो मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो चूँकि मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी AA कर रखा था, तो मैंने ट्यूशन वगैरह का काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो मुझे खुद ही पढ़े लिखे होने से ये एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसी बीच मेरे यहाँ 1-2 बच्चा रहने आ गया, तो उसको भी मैंने पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दिया। मैं उसे 200 रुपये पे कमरा किराए पे दिया जी। उसने मुझे 1 मंथ का किराया दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके दिया, कभी 50 रुपये, कभी 20 रुपये। तो मैंने कहा बेटा ये क्या है, एक तो वैसे भी किराया कम है, फिर थोड़ा कम देते हो। जब मैंने उसके अंदर रूम में जा कर के देखा तो उसके पास बुक्स भी नहीं थी, गैस पेपर से पढ़ रहा था। फिर मैंने उसे किराया लेना बंद कर दिया। मैंने कहा तुम पढ़ो, इकट्ठा किराया देना। और वो 8 वर्ष मेरे यहाँ रहा। 8 वर्ष रहा। अब पढ़ लिख के वो काफ़ी अच्छा बन गया है, आज बाहर पहुँच गए विदेश। तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक बच्चा मैंने पढ़ाया तो वो इतना अच्छा बन गया, तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद 2-4 बच्चे, फिर तभी से मेरा ये कार्यक्रम चालू हो गया। मेरे भी बच्चे छोटे थे, मैंने अपने भी बच्चों को काफ़ी सेट किया, काफ़ी मतलब मेहनत करके। बेटा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन अपने कारोबार में सेट हो गया। बेटी पढ़ी लिखी है काफ़ी, तो फिर बच्चों को पढ़ाने लिखाने का मैंने कार्य किया। और जब से ही मैंने जॉब के साथ साथ मैं सामाजिक कार्य वो किसी भी तरह के हों, चाहे पढ़ाई हो या कोई और भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाता जो ज़्यादा मजबूर है, किसी भी तरह की हेल्प मुझसे हो सकती है तो मैं करती हूँ। जबकि मेरी तो उस समय हेल्प करने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा पता नहीं नेचर था अपनी परेशानी को देख करके कि किसी दूसरे की हेल्प की जाए। क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे रूम में जो किराएदार रहता था या पास पड़ोसी कोई ज़रा भी कुछ देते थे तो मुझे लगता था कि बहुत कुछ इन्होंने बड़ा कार्य कर दिया है, तो भगवान मुझे किसी दिन इस लायक नहीं करेगा तो सबसे पहले मैं यही कार्य करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। मैं यहाँ पे मौसी के पास 3 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आई। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। मौसी हमारा इतना ध्यान रखती है कि जब हम स्कूल जाते तो पहले हम उठाती मौसी, फिर हमें 2 घंटे पढ़ाती है, फिर हम स्कूल जाते, फिर हम स्कूल जाके सीधे दीदी के घर जाते, रीता दीदी, फिर हमें रीता दीदी पढ़ाती है। फिर उसके बाद हम घर आते, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ते, फिर उसके बाद खेलते, फिर उसके बाद पढ़ाई करते। पहला हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता था, अब पहला हम रोते थे, हमें बहुत अच्छा लगता है। मौसी बहुत प्यार करती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ खिलाती है और सुबह उठा के हमें पेस्ट करवाती है। फिर हम उसके बाद 1 घंटे पढ़ते हैं, मौसी पढ़ाती है, फिर हम नाश्ता 8 बजे नाश्ता करके हम स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल का सीधा रीता दीदी के घर जाते, रीता दीदी के घर से सीधा हम 4 बजे आके फिर थोड़ी देर खेलते, फिर उसके बाद पढ़ाई करते। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा भी अगर हेल्प करते हैं बच्चों की, कोई भी परिवार कितना भी कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर नहीं है कि थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर एक रोटी हम अपने घर से निकालते हैं तो 4 परिवार इकट्ठे होते हैं तो 4 रोटियां इकट्ठी होती हैं, एक बच्चे का पेट भर सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो कराने वाला ईश्वर है, वो करा रहा है। और जो है आज मेरा तो ये मानना है कि अच्छा कार्य करना चाहिए। और मेन चीज़ है शिक्षा। व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी है जितना कि अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। आप जो ये सेवा करते थे, समाज की सेवा, ये सबसे ज़्यादा आप यूपी में काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन आप उत्तराखंड में भी आ चुके हैं। तो यूपी से उत्तराखंड आने का सफ़र कैसा रहा और कहाँ से ये लगा कि मुझे यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी जाना चाहिए? उत्तराखंड में आने का ऐसे हुआ
कि मेरे 2 बच्चे थे, तो मेरा बेटा तो यूपी में रहता है और बेटी की शादी जो हुई थी यूपी में थी, लेकिन उत्तराखंड में उसके पति रहते थे। तो बेटी की वजह से मेरा यहाँ आना हुआ। तो मैं जॉब करती थी, तो साल में एक बार मुझे आना होता था, तो 2-3-4 दिन उसके पास रुकती थी। तो दिन में भी मैं अपने बेटी दामाद से पूछ के और अन्य सब पूछ के नेट वेट पे सर्च करके देखती थी कहाँ पे गरीब लोग हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ढूंढा करती थी और ढूंढा करके मैं उनको पढ़ाई लिखाई कराती थी। 2-4 दिन रुकती थी तो बस घूमती ही रहती थी दिन में। तो ऐसे यहाँ पे आना हुआ। प्रवास नाम है। आप कहाँ से हो? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से। आप कब से यहाँ मौसी के पास हैं? अच्छा लगता है मौसी के पास? अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर मौसी के पास लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और मुझे यहाँ पर 5 वर्ष से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जैसे बाहर रह रहा हूँ, क्योंकि गांव से लगभग यहाँ हमारा 200 किलोमीटर दूर है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं अपने घर से दूर हूँ और ना कभी घर की याद आती, क्योंकि मतलब मुझे इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। हालांकि मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है। तो जब मौसी ने देखा है कि मतलब म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, तो मौसी ने पूछा कि आगे क्या करना चाहता है। तो मैंने मौसी को बोला कि मुझे अपना म्यूजिशियन करना है, तबले से कोर्स करना है। तो मौसी ने देखा कि हाँ इसमें कर सकता है ये, और मौसी के सामने मतलब ये जो एक होता है ना कि अपना सबका एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई इस लाइन में इसका, तो मौसी ने जो दिखी मेरे अंदर कि हाँ ये म्यूज़िक में है, तो मौसी ने वो कोर्स मुझे कराया। अभी मेरा 2nd ईयर है तबले से और मैं कोर्स कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, और बाकी बहुत बच्चों की मौसी हेल्प कर रही है और दीदी भी है, सब लोग बहुत अच्छा हेल्प करते हैं यहाँ पर। मतलब कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता मतलब बाहर आ रखा है, ऐसा लगता है अपने घर में हमने यहाँ पर। मैंने अपना यहाँ कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब मैंने देखा कि यहाँ भी काफ़ी ज़रूरतमंद हैं और यहाँ भी मतलब फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऐसे कार्य करती गई। फिर मैंने लोगों ने कहा कि अपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करा लो। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो काफ़ी समय से ऐसा कर रही थी, लेकिन लोगों के कहने पर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ठीक है, थोड़ा सेफ साइड भी होना ज़रूरी है। और जो है अब काफ़ी बच्चे भी मेरे साथ रह रहे हैं इस समय। ज़्यादा टाइम मैं यही रहती हूँ और बच्चों का देख रेख करती हूँ। आपने जन कल्याण जन उत्थान ये सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाया है, क्या उद्देश्य इसके पीछे, क्यों ये बनाया गया? इसके पीछे उद्देश्य कोई नहीं है कि मेरे पास ऐसे छोटे भी बच्चे रहते हैं, बड़े भी बच्चे रहते हैं और पता नहीं समय का कभी किसी के साथ कोई घटना घट जाए। तो आजकल सभी तरह के लोग हैं समाज में, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कोई कल को मतलब कुछ मुझे पे कोई दोषारोपण कर दे या मुझे किसी में फंसा दे या कुछ कर दे, तो लोगों ने समझाया मुझे कि रजिस्ट्रेशन करा लो, तो मैंने इसका संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया सेफ साइड के लिए। मुझे तो कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, तो इसीलिए इस ट्रस्ट का नाम मैंने जन कल्याण जन उत्थान सेवा ट्रस्ट रखा है। खाओ, चल बच्चों खाते हुए दिखाओ बस। खाओ खाओ खाओ। जिम कर। बस कुछ तो वहीं शूट कर लेंगे घर में भी ना। मैं तो चाहती थी कि जो मेरी मम्मी है वो आराम करें, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, रेस्ट करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन उनका सारा दिमाग बस सामाजिक सेवा में ही लगा रहता है, ताकि वो सोशल वर्क करती रहें अच्छे से। और सुनती तो किसी की है नहीं लगी रहती है उस काम में। लेकिन अब ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आ रखे हैं, उनकी हेल्प करती हैं। मुझसे भी जितना होता है मैं करती हूँ। आते हैं बच्चे मेरे पास भी, मैं भी उनको पढ़ा लेती हूँ। बस मम्मी से एक ही रहता है कि अपना ध्यान नहीं रखती है, लगी रहती हैं काम में बस। आप ये जो निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं, आपको ये आर्थिक जो आय हैं, जो लोगों के आप पैसे से तन मन धन से जो मदद करते हैं, ये अर्थ कहाँ से आता है, कहाँ से आपके पास क्या वो संसाधन है? ये मेरे पास संसाधन ये है कि मैं जॉब करती थी, मेरा हो गया रिटायरमेंट, अब मुझे पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन से बच्चों का मैं सहयोग करती हूँ। और बाकी थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी लोग कर देते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ एक करने का माध्यम हूँ। ऊपर वाले की जो भी नज़र है वो मैं कर रही हूँ। बाकी पैसा मेरे पास पेंशन का है, उससे मैं बच्चों का खर्च करती हूँ। बाकी सभी का सहयोग है, मैं अकेले कोई कार्य नहीं कर पा रही हूँ। आपका जो इस संस्थान है, आपके द्वारा जो इस संस्था के तहत जो जन सेवा की जा रही है, इसके लिए अगर कोई डोनेट करना चाहता है, किसी तरह का सहयोग आपको देना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको सहयोग कर सकता है? मैं तो ये कहूँगी पहले तो वो व्यक्ति आकर यहाँ ट्रस्ट में देखें
कि इस ट्रस्ट में बच्चे हैं या नहीं हैं। मैं झूठ भी कह सकती हूँ, सच भी कह सकती हूँ कि सच है क्या, और सच को देखें, उसके बाद जो चाहें वो डोनेट करें। इसी वजह से मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका अकाउंट नंबर भी है, बच्चों के ट्रस्ट के नाम खुला हुआ है। तो बच्चों को आकर के देखें, उसके बाद जो डोनेट करना चाहें वो करें। आगे ले, आगे ले। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शनाया है। आज मैं अपनी नानी के बारे में 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी नानी बहुत हार्ड वर्क करती है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत अच्छे डिशेस बनाती है। वो मेरा मनपसंद चीज़ बनाती है। सबको मिलेगा, तो दे दोगे, लेकर आयो। आज भैया हम अपनी संस्था की तरफ से छोटे-छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कॉपियाँ, पेंसिल्स, कपड़े वगैरह जो दे रहे हैं आज की नवरात्रों में हम दे रहे हैं। इनको भी हमें दे दो बेटा, सब मिल जाएगा और आ इस बच्चे को दे दो। हमारी संस्था बाटी के लिए हमारी संस्था लेके चल जाती है। राशन है, कपड़े जैसे कि आप देख रहे हैं, नवरात्रों के उपलक्ष्य में कुछ गरीब बच्चों को कॉपी, पेंसिल हमारे ट्रस्ट द्वारा वितरण किया जा रहा है। मौसी के बारे में तो मुझे लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया। मैं मेरी मौसी से जान पहचान, और मैं पहले कहीं और रहता था, लेकिन उसके बाद जो है जैसे मैं मौसी जी के संपर्क में आया, मेरा वैसे योगा से चलता था, तो मौसी को पता था कि योगा करवाते, तो हमने एक आध शिविर भी लगवाए। तो उसके बाद जो है मैं मौसी के पास ही मैंने रहना स्टार्ट किया, और अभी तक मौसी के पास ही रह रहे, और बहुत अच्छा जो है ट्रस्ट द्वारा जो है मौसी के साथ साथ जो है और भी काफ़ी लोग हैं, जैसे दीदी हो गई, रीता दीदी हो गई, और भी ट्रस्ट के बाकी सदस्य बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम होते रहते हैं, जैसे शिक्षा हो गए, योग हो गया, पर्यावरण हो गया, इस तरह के जो मुद्दे हैं। और बहुत सारे के काम अभी भी ऐसे हैं मौसी जी के। अभी 2-3 दिन पहले जो है हमने मौसी जी के साथ जो है कपड़े भी बंटवाए थे देहरादून में, जगह जगह जाकर जो है जिनको आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों को जो है जिस भी प्रकार की जो है मौसी द्वारा जो है ट्रस्ट द्वारा जो भी हो सकता है वो सभी कार्य जो है इस ट्रस्ट द्वारा होते हैं। मैं अरविंद रावत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कुछ छोटे मोटे संस्थान हैं जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं, पत्रकार वहाँ कोई देखता ही नहीं है जा कर के। तो अरविंद रावत हर जगह पहुँचते हैं समाज क्रांति न्यूज़ चैनल के साथ साथ, और हर बात को ऊपर को उठाने का प्रयास करते हैं कि ताकि समाज को पता लगे कहाँ क्या कार्य हो रहा है। मैं इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने कार्य में ये अपनी ऊंचाइयों को, सफलता को प्राप्त करें।